आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग इस अध्ययन श्रृंखला में हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की पुस्तक से कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में साथियों हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन और परंपरा पर हम लोगों ने चर्चा की थी और आगे उन्हीं की पुस्तक से आदिकाल का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या को फटाफट बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे और देखेंगे आज की पाठचर्या में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आदिकाल को। आदिकाल की पूर्व पीठिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में कुछ कथनों को देख लेते हैं। प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पहला कथन उनका है आदिकाल के संदर्भ में। और आगे वे लिखते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यानी आदिकाल का वो समय जो है महाराजा भोज से हमीर देव के समय के बीच को मानते हैं। और आगे लिखते हैं कि राज आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा जो थी रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने यानी आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, वीर गाथा काल की संज्ञा आदिकाल को दी है। आगे साथियों, अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, जिसका समय काल विक्रमी संवत 650 के पहले का है, को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। आगे, सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। आगे वे लिखते हैं कि पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का सांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का। और बड़ा इंपॉर्टेंट इनका कथन है, यह अक्सर पूछा जाता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापत के इन पदों को भी। और यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का विद्यापत के संदर्भ में। आगे साथियों, आदिकाल की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। जो जीर्ण शासन भाष्य सो भई कहण सार, जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पार। यह श्रावकाचार से अवतरित पंक्तियां हैं और देवसेन द्वारा लिखी गई हैं। अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग। पंडित सल सत बखाणई, देहई रुद्ध वसंत न जानई, अमड़ा गण गमन तेन विखंडीय, तो भी लज्जय भणई हऊ पंडी। यह सराहपा की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि जय मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तही वत चित्त विश्राम करु, सरई कहीं उवेश। यह पंक्तियां सराहपा की पंक्तियां हैं। आगे, घोर अधारे चंदमणि, जिम उज्जोई करे, परम महासुह एसु कणे, दुरीय अशेष हरे। और यह पंक्ति है सराहपा की। अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग कि का आ तरुवर पंच मिंडाल, भाव न होई अभाव न जाने। ये दोनों पंक्तियां लुइपा की हैं। इसके बाद सहजे थर करी वारुणी साध, विरूपा की पंक्तियां हैं।
एकण की जय मंत्रण तंत्र, यह कणापा की पंक्तियां हैं। हालों डोंबी तो पूछी मी सद्भावे, सतगुरु पाव पये जाई पुण जिण उरा, यह पंक्तियां कणापा की हैं। वहीं अगली पंक्ति है कि भला हुआ जो मारिया, यह हेमचंद्र की पंक्तियां हैं। पिय संगम कौ नींदड़ी, यह भी हेमचंद्र की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि गंगा जमुना मारे बहै रे नाय, डोम्बिपा की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि नगर बांगिरे डोम्बी तो हरि कुंडई छै, अछोई जाय सो बाह नाणिया, यह कणापा की पंक्ति है। और अगली पंक्ति है कि जिमी लोण बिलिज जय, पाणी यही तिमी धरणी लय चित, कणापा की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है कि देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जमपौ और हट्ठा, बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर पूछी जाती है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ये विद्यापति की पंक्ति है। और हिंदू बोलहि दूरी निकार, छोटे तरुका भव की मार, यह पंक्ति विद्यापति की कीर्तलता से अवतरित पंक्ति है। और अगली पंक्ति है कि मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नी, बिगसी कमल श्रृंग भ्रमर वेणु खंजन मृग लुट्टी, यह पृथ्वीराज रासो से अवतरित पंक्तियां हैं चंद्रबरदाई की। अगली पंक्ति है कि बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहु दिश, पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। उट्टिराज पृथ्वीराज बाग मनु लग वीर नट, यह भी पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि 12 बरिस ल कुकुर जिये और 13 लो जिये सियार, बरिस 18 छत्री जिये आगे जीवन को धिक्कार, यह पंक्ति जो है जगनिक की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि एक थाल मोती से भरा, यह पंक्ति अमीर खुसरो की है। एक नार ने अचरज किया, यह भी अमीर खुसरो की पहेलियों से है। और अगली पंक्ति है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारा केस, यह भी खुसरो की पंक्ति है। मेरा जो बना नवेल रा भयो हैं गुलाल, यह भी अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। और जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियां, अमीर खुसरो की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि सरस बसंत समय भल पावली, विद्यापति की पंक्ति है। काली कहल पिय सांझ हिरे जाइब मई मारू देश, विद्यापति की पदावली से अवतरित पंक्तियां हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद हिंदी। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। और आगे कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देशी भाषा का। और आगे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी तरह से दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। आगे भरत मुनि विक्रमी 3री संवत ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर इसे लोक भाषा को देश भाषा की संज्ञा दी है। आगे अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी में होने लगा था। इसके बाद 84 सिद्धों को हम लोग देखते हैं। 84 सिद्धों में लुईपा, कायस्थे, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा ये छत्री जात के थे, सबरपा छत्री थे, सरापा ब्राह्मण थे, कंकालीपा शूद्र थे, मीनपा मछुआरे थे, गोरचपा चौरंगीपा, फिर वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमारिपा, खड़पा, नागार्जुन, कणापा, कर्णरिपा, हग्नपा, नारोपा, शालिपा, शालिपा शूद्र थे, फिर तिलोपा ये ब्राह्मण जात के थे, छत्रपा शूद्र जात के थे, भद्रपा ब्राह्मण जात के थे। इसके बाद 2 खंदीपा, अजोगीपा यह गृहपति थे, कालपा, डोम्बिपा धोबी थे,
कंकड़पा राजकुमार थे, कमरिपा, डेंगीपा, भदेपा, तंदेपा, कुकुरीपा, तंदेपा शूद्र जात के थे, कुकुरीपा ब्राह्मण थे, कुचिपा शूद्र थे, धर्मपा ब्राह्मण थे, महिपा शूद्र थे, अचिंतपा लकड़हारे थे, भलापा छत्री थे, नलिनपा भूसुकीपा, इसके बाद इंद्रभूत, मेकोपा, कुंठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, मेदनीपा, धरवरीपा, धोकरीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, केकुलीपा, गुंडरीपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, जयांतपा, चरपटिपा, चंपकपा, भिखनपा, भलिपा, यह कृष्ण ग्रेत वणिक थे, कुमरिपा, चबरिपा, मणिभद्रा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, योगिनी है, इंपॉर्टेंट है, मणिपा और यह गृहदासी थी, मेखलपा योगिनी है, यह भी इंपॉर्टेंट है, और कनकलपा योगिनी है। इसके बाद आपकी कलकपा, कतांजलिपा, धौलिपा, उदलिपा, कपालपा, किलशा, दारिकपा, पुतिलपा, पनाहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मी करा, ये भी योगिनी है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी मेखलपा, कनकलपा और मणिभद्रा तथा लक्ष्मी करा, ये 4 योगिनियां हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। और समुद्रपा, भलिपा, ये 84 सिद्धों के नाम थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिद्धों में सबसे पुराने सरह, सरोज, वज्र या सराहपा मिलते हैं, और महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व, प्रज्ञा या उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। आगे गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा का ही एक रूप है, और गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। आगे नाथों में संख्या 9 माना गया है, इन्हें लोग नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम से बताया गया है: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इसके बाद अपभ्रंश साहित्य को हम लोग देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य के संदर्भ में इस पुस्तक से अवतरित महत्वपूर्ण तथ्यों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शताब्दी यानी 783 ईस्वी के आसपास में विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनके प्रमुख 3 ग्रंथ माने जाते हैं: पौमचर्य, ऋठणेमचर्य तथा स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। आगे स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचर्य को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचर्यों में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुंड या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि मान लिया। यानी शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुंड या पुष्य प्रथम कवि हिंदी के माने जाते हैं, जबकि स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। आगे सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी में 10वीं शताब्दी में। आगे पुष्पदंत की प्रमुख रचनाओं में
63 महापुरुष गुणालंकार, हृदय कुमार चरिव और जसहर चरिव है। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई यानी चौपाई को 15 मात्राओं का छंद था। अपभ्रंश और अवहट्ट में जो चौपाई थी वह 15 मात्राओं की हुआ करती थी। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा है। वहीं पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है और पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया। आगे हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत को। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरी 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा गया। पुष्पदंत मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्र भीम के सभा के कवि थे और धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभारत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि की अगर बात की जाए तो धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखे गए ग्रंथ उपदेश रसायन को, जो 1114 ईस्वी इसका रचना काल है, जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यानी जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन है और यह जिनदत्त सूरि द्वारा लिखा गया है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रासोकाव्य उपदेश रसायन ही है। आगे रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास को जाता है, जिसके रचनाकार शालिभद्र सूर हैं और इसका रचना काल 1184 ईस्वी है। उपदेश रसायन में 80 पद्यों में नृत्य गीत रासलीला काव्य है और धर्मेतर रास यानी धर्म से इतर रास की अगर बात की जाए तो उसमें अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश राशक है। किसी क्षमा करें, देसी भाषा में किसी मुसलमान कवि द्वारा लिखित यह प्रथम ग्रंथ संदेश राशक। आगे संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसे विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनिराम सिंह का आविर्भाव काल 1057 के लगभग मानते हैं। मुनिराम सिंह ने पाहुण दोहा की रचना की है और अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंद ने माना। आगे जोइंद ने 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्म प्रकाश और योगशास्त्र। आगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। पुष्य कवि कुमार सिंह, केदार, कुमार पाल, अनन्य दास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। आगे मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1400 विक्रमी संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। इन 19 कवियों में देख लेते हैं हम लोग कौन कौन है। मिश्र बंधु विनोद के अनुसार आरंभिक काल में जो 19 कवि थे उसमें पुष्य या पुंड कवि, अज्ञात कवि, नंद कवि, मसूद, कुतुबन अली, शाहीदान चारण, अकरम फैज, चंद, जगनिक, केदार कवि, बादरमेण, जल्लन, भूपत और नरपतिनाल, नल सिंह, सारंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद और गोरखनाथ हैं। इनका समय काल देख लेते हैं हम लोग।
तो पुण्य का समय काल 770 विक्रमी संवत, अज्ञात कवि खुमान रासो 790, नंद कवि 1135, मसूद विक्रमी संवत 1180, कुतुब अली 1180, साईदान चारण 1191, अकरम फैज 1205 से 1258 समय काल है इनका। इसके बाद चंद्रबरदाई 1225 से 49 विक्रमी संवत तक, जगनिक इनके द्वारा लिखा गया आला खंड है। और केदार कवि हैं बारदर्श वेणी, इनका समय काल 1225 विक्रमी संवत। इसके बाद जल्हण का ज्ञात नहीं है। भूपति का भागवत दशम स्कंद भाषा 1344 विक्रमी संवत। नरपति नाल का विशल देव रासो 1354 विक्रमी संवत। नल सिंह का विजयपाल रासो 1355 विक्रमी संवत। सारंगधर का हमीर रासो 1357 विक्रमी संवत। और मुल्ला दाऊद का नूकर चंदा की प्रेम कहानी है 1385 विक्रमी संवत। और गोरखनाथ के 40 ग्रंथ हैं 1407 विक्रमी संवत। इसके बाद मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित कर ले हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 पहुंचा दी थी। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया, अपभ्रंश और देश भाषा यानी बोलचाल की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं को हिंदी को ही साहित्य में स्थान दिया। अपभ्रंश की रचनाओं में विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। वहीं देश भाषा काव्य की रचनाओं में खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली है। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहने वाले थे। इनके द्वारा लिखा गया व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और भ्रंश तीनों की भाषाओं का समावेश किया गया है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों के नाम कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाममाला कोश है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 ईस्वी विक्रमी संवत माना। सोमप्रभ सूरी द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है कुमारपाल प्रतिबोध, और जिसका समय काल 1241 विक्रमी संवत है। नाम से एक गद्य पद में यानी चंपू काव्य की श्रेणी में आने वाला संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। और जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश में से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। और प्राकृत पैंगलम जो है में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। आगे प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है, यानी उसका जो संग्रह किया था वह लक्ष्मीधर ने किया था और इसकी टीका लिखी थी वंशीधर ने।
सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंग पद्धति नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया था और सारंग पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया जाता है। राहुल सांकृत्याय ने जज्जल नामक कवि को इसका रचयिता घोषित किया। राहुल सांकृत्याय ने जज्जल नामक कवि को इसका यानी प्राकृत पैंगलम का रचयिता घोषित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में हुआ। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए हैं, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया। सारंगधर द्वारा लिखी गई सारंग पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के भी वाक्य आए हैं। श्रीमल देव राजा की प्रशंसा में सारंग पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित एक श्लोक उल्लेखनीय है। नूनम बादलम छाय खे पसाण निःश्राण शब्द खर तत्वम पाणि लुटारि तोड़ हसीनो एव भणन तुभ्य भटा झूठे गर्व भरा मघालिश सो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जाह शरणम श्रीमल्ल देवम विभु। डॉक्टर बच्चन ने अनुमान व्यक्त किया कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। यह इंपॉर्टेंट चीज है कि कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सारंगधर है। और सिद्ध साहित्य पर साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य पे चर्चा आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर लेते हैं विराम, कल कर लेंगे। तो पाठचर्या से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए पैटर्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद।